हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है उनको मैं ये बता देती हूँ कि इस वीडियो सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, हम विजन आईएएस की नवंबर 2025 मंथ की करंट अफेयर मैगज़ीन कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला जो पार्ट है वो ख़त्म कर लिया है। और अब हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के 2 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये आज हम थर्ड टॉपिक अपना कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज़ में मेन चीज़ क्या है, जैसे एस्पिरेंट्स को क्या होता है, करंट अफेयर कवर करने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसमें हम करंट अफेयर को इस तरीके से समझते हैं कि आपको उसको लर्न करने में कुछ प्रॉब्लम ना आए, या टॉपिक को आप समझ जाओगे ना, तो ये आप लिख पाओगे कि हाँ, मुझे इसके आंसर में लिखना क्या है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं स्टूडेंट को इस तरह से समझाऊं कि उन्हें दोबारा से इसको पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। बस वो जस्ट एक बाद में मैं एक डायग्राम का शॉर्ट्स वीडियो या मेंस आंसर राइटिंग की वीडियो भी बनाती हूँ, जिसमें मैं पर्टिकुलर टॉपिक को एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में भी क्रिएट करती हूँ, ताकि आप जब उस डायग्राम को देखोगे ना तो आप ही समझ जाओगे इस टॉपिक में है क्या। ठीक है, आपको बार बार टॉपिक को रीड करके रिवाइज करके ये चीज़ें बार बार इतने लेंदी पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखते हो विजन आईएएस की मैगजीन कितनी मुश्किल है, मतलब एक दिन में अगर आपको कवर करनी है तो बहुत मुश्किल आती है बाद में। तो इसलिए हम हर टॉपिक को एक डायग्राम की फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जस्ट हम उस डायग्राम को देखें और हमें समझ आ जाए कि इस टॉपिक में हमने किया क्या था। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। G20 समिट 2025। अब ये न्यूज़ में क्यों है? द 20th G20 समिट वॉज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, अंडर द थीम ऑफ सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो अभी क्या हुआ है, G20 का 20वां समिट हुआ है। कहाँ पर हुआ है? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ है। और इस बार की थीम क्या थी? सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी मीन्स एकता, इक्वालिटी मीन्स समानता, और सस्टेनेबिलिटी मतलब सबका विकास। ठीक है, सतत विकास, मतलब दुनिया के देश मिलकर बराबरी के साथ भविष्य को सुरक्षित रख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली ये इसकी थीम है। Okay, more on news. It was the first ever G20 summit held on African soil. ये पहली ऐसी G20 समिट हुई है जो कि अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीकन सॉइल में ये आयोजित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। और इससे क्या पता चलता है? इससे ये भी पता चलता है कि जो ग्लोबल साउथ है ना, उसकी अब भूमिका ना बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि अगर G20 समिट अफ्रीका में हुए तो इसका मतलब एक आप ये भी निकाल सकते हो। साउथ अफ्रीका's G20 presidency was guided by the African philosophy of Ubuntu, I am because we are। साउथ अफ्रीका में जो ये G20 जो प्रेसिडेंसी गाइड की है, इसमें क्या चीज़ है, कौन सी फिलॉसफी ये यूज़ कर रहे हैं? उबंटू, आई एम बिकॉज वी आर, मतलब यानी मैं तभी हूँ जब हम सब हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये किस चीज़ को दर्शा रहा है बेसिकली, कि एक दूसरे को सपोर्ट करना और साथ में मिलकर चलने को ये चीज़ दर्शाती है। ठीक है, अब की टेक अवेज देखते हैं G20 समिट 2025 के जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। First is debt sustainability. It proposed a cost of capital commission to examine structural issues that drive up borrowing cost for developing economies। G20 ने ना एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन बनाने के लिए ना एक प्रपोजल रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो मतलब डेवलपिंग इकोनॉमिक्स हैं, उनको जो कर्ज है, बोरोइंग कॉस्ट होते हैं, उनको महंगा क्यों मिलता है, मतलब उनकी कॉस्ट ज़्यादा क्यों होती है, और इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एक तो उनको कर्ज जो है, बोरोइंग जो है, वो महंगी क्यों मिलती है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, पहला की टेक अवे हमारा डेब्ट सस्टेनेबिलिटी है। नेक्स्ट, ग्लोबल रेजिलियंस एंड डेवलपमेंट।
pledged universal coverage of early warning system by implementing UN early warnings for all initiative by 2027 for disaster risk reduction। अब ये देखते हैं सभी देशों ने क्या किया मिलकर ना ये वादा किया है कि 2027 तक पूरी दुनिया में अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू किया जाएगा। ठीक है, 2027 तक अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि जो डिज़ास्टर्स होते हैं, भूकंप, बाढ़ जैसी जो जो भी डिज़ास्टर्स आते हैं उनके आने से पहले ही ना वार्निंग मिल जाए, कि चेतावनी मिल जाए कि ये सब होने वाला है। अब लॉन्च द AI फॉर अफ्रीका इनिशिएटिव टू एक्सपैंड कंप्यूटिंग पावर एंड टैलेंट अक्रॉस अफ्रीकन कंट्रीज। जो अफ्रीकी कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रियाँ है या अफ्रीकी देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग पावर एंड स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी एंड क्लाइमेट ट्रांजिशन। मिशन 300 led by World Bank Group and African Development Bank aims to connect 300 million people to electricity in Africa by 2030। अब वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर मिशन 300 स्टार्ट किया है। ठीक है, इन दोनों बैंक्स ने मिलकर क्या स्टार्ट किया, मिशन 300, जिसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रीअफर्म द कमिटमेंट टू ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड डबल ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स बाय 2030। अब G20 देशों ने और क्या तय किया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी जो कैपेसिटी है उसको 3 गुना किया जाए और जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको 2 गुना बढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं G20 critical minerals framework। It is a voluntary and non-binding blueprint to focus on securing sustainable value chains, investment in mineral exploration and strengthen governance for sustainable mining practices। अब ये क्या है, ये एक ना नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जिसका उद्देश्य क्या है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना उसकी सस्टेनेबल माइनिंग होनी चाहिए। जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी सस्टेनेबल माइनिंग होनी चाहिए और डेवलपिंग देशों के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और वैल्यू चेन में फेयरनेस लाना। ठीक है, वैल्यू चेन में फेयरनेस लाना, ये 3 जो चीज़ें हैं ये इसके अंडर इन्होंने कवर किया G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क के। एक तो ये नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स की हमें सस्टेनेबल माइनिंग करनी है, डेवलपिंग देशों के अधिकारों की रक्षा करनी है। ठीक है, स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड वैल्यू चेन में फेयरनेस लेकर आनी है। ठीक है, it fully preserves the sovereign right of mineral endowed countries to harness their endowments for inclusive economic growth। Next देखते हैं youth and gender targets। Adopted the Nelson Mandela Bay target to reduce the rate of youth not in employment, education or training need by 5% by 2030। अब 2030 तक क्या करना है, ये जो है नेल्सन मंडेला बे टारगेट है। 2030 तक क्या करना है, नीट नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग जो युवाओं की संख्या है ना उसको 5% तक कम करने का लक्ष्य है। ठीक है, adopted revised Brisbane E-Tequini goal reduce the gender gap in labor force participation by 25% by 2030 from 2012 levels। अब ब्रिस्बेन तेक्विनी गोल क्या, लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और इसको 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब हम पहले मेंबर्स देख लेते हैं G20 के कौन कौन है। फर्स्ट G20 it was founded in 1999 after Asian financial crisis। ठीक है, कब बना था, 1999 आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इसमें कौन कौन है, G7 देश है, फिर ब्रिक्स के देश हैं, फिर यूरोपियन यूनियन है, फिर अफ्रीकन यूनियन है।
ठीक है। तो ये किन से बना हुआ है? 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, इन सब से मिलकर G20 है। ये सब देशों को मिलाकर, हाँ, ये देश हैं, ये मेंबर्स हैं G20 के। ठीक है, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है? दुनिया की 80% GDP को ये रिप्रेजेंट करता है, 75% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है और 60% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है? G20 जो है सबसे ताकतवर ग्लोबल ग्रुप है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं। The G20 operates without a permanent secretariat. Without a permanent secretariat, work is conducted through two parallel streams, finance track and Sherpa track. ये इन दो मुख्य ट्रैक होते हैं इसके, फाइनेंस ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड शेरपा ट्रैक हेडेड बाय शेरपा हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीडर। कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। India's proposals at G20 Summit 2025 included creation of, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव सुझाए हैं वो देखते हैं। G20 Global Traditional Knowledge Repository, G20 Africa Skills Multiplier, G20 Global Healthcare Response Team, Open Satellite Data Partnership, Critical Mineral Circulatory Initiative, G20 Initiative on Countering the Drug Terror Nexus। ठीक है, ये कुछ इनिशिएटिव इंडिया ने सुझाए। इससे क्या होता है कि भारत की ना ग्लोबल लीडरशिप दिखती है इससे। ठीक है, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है G20 का। Legitimacy and inclusivity. The G20 brings together advanced economics G7 and the emerging market economics BRICS, giving its decision greater global legitimacy than any smaller grouping. The inclusion of the AU further solidified its representative stature. G20 में ना दोनों है, डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग कंट्रीज दोनों शामिल है, जिससे ना इसकी लेजिटिमेसी है जो वो बढ़ जाती है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस मैनेजमेंट। It serves as the primary coordinating body for global economic policy, having demonstrated its efficacy in preventing the 2008 financial crisis from escalating into a global depression. जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसमें G20 ने ना बड़ी भूमिका निभाई थी, वही बताया हुआ है। ठीक है, मल्टीलेटरल रिफॉर्म ड्राइवर। इट एक्ट्स एज अ पावरफुल कलेक्टिव वॉइस टू ड्राइव द रिफॉर्म एजेंडा ऑफ की इंटरनेशनल institutions, specifically the IMF, World Bank and WTO. It aims to ensure that they are fit for the challenges of the 21st century and represent the multipolar reality. ये जो है ना मल्टीलेटरल रिफॉर्म ड्राइवर कैसे, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO जैसी जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें ना और सुधारों को आगे बढ़ाने वाला एक प्लेटफॉर्म है G20। ठीक है, ग्लोबल एजेंडा सेटलर। The G20 effectively establishes and mainstream key global norms and policies, from international taxation, base erosion and profit shifting, global minimum tax, to the adoption of digital public infrastructure models and the framework for global efforts. जो भी ग्लोबली जो भी एजेंडा सेट होते हैं वहाँ पर G20 में इसको डिस्कस किया जाता है और इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई वर्ल्ड में कुछ चीज़ चल रही है उससे रिलेटेड डिस्कस करके उस पर पॉलिसीज बनाई जा सकती है, एस्टैब्लिश करता है एंड पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू ग्लोबल साउथ इन G20 समिट 2025 शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स। इट मीन्स यही है कि ग्लोबल साउथ को भी अब रिकॉग्निशन मिल रहा है एंड अफ्रीका एट द सेंटर। G20 स्टेबिलिटी टू अचीव अ कंसेंसस डिक्लेरेशन डिस्पाइट मेजर जो पॉलिटिकल रिफ्ट, डेमोन्स्ट्रेट ऑपरेशनल रेजिलियंस एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्लोबल साउथ की जो ग्लोबल साउथ का जो इन्फ्लुएंस है अब ये बढ़ रहा है।
ठीक है, नाउ चैलेंजेस देखते हैं। Challenges faced by G20 in contemporary world order. Consensus fatigue. Rising tensions and diverging interest among major powers, for example, US-China rivalry, Russia-US issue, create profound diplomatic friction leading to vague and watered-down language in declaration on sensitive issues. अब challenges देखते हैं। G20 में जो सभी फैसले होते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज के टाइम में कितने सारी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे यूएस चाइना की राइवलरी, यूक्रेन रशिया का चल रहा है युद्ध, ठीक है, और रशिया और यूएसए के इश्यूज चल रहे हैं। इन सब कारणों से ना देशों के ना जो डिसीजंस हो जाते हैं ना वो अलग अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ सोच सबकी अलग अलग हो गई है, तो फैसले लेने में देर होती है और कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाता। जब देर ज़्यादा और सोच अलग अलग हो जाती है तो फैसला लेना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है। Undermine legitimacy. The absence of key world leader, for example, USA from 2025 summit due to political disagreement, undermines the G20's legitimacy as the premier global steering committee. अब क्या हुआ, अगर G20 जैसा प्लेटफॉर्म है तो कोई बड़े देश या उनके टॉप लीडर्स ही नहीं इन्वॉल्व होते, तो उससे क्या होता है G20 की क्रेडिबिलिटी कमज़ोर पड़ जाती है, और फिर ये क्वेश्चनिंग आ जाती है कि G20 सच में ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी है, ठीक है, तो अगर लीडर ही नहीं आएंगे तो इसको रन कौन करेगा, ठीक है। थर्ड है नॉन बाइंडिंग प्लेजेस। G20 commitments are non-binding in nature. Moreover, lack of enforcement mechanism leads to chronic delays in implementing critical pledges, particularly in climate finance and debt restructuring. अब जो G20 में फैसले लिए जाते हैं वो लीगली ऐसे नॉन बाइंडिंग है, मतलब उनको फॉलो किया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। देश चाहे तो मान सकते हैं, चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। इसलिए यही वजह है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस या डेब्ट रिलीफ जैसे मुद्दे हैं उस पर कोई ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है, बहुत स्लो है। तो ऐसा है कि घोषणाएं तो होती रहती है लेकिन कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। Ineffective common framework for uncommon challenges. For example, G20 common framework for debt treatment has been criticized for being too slow and complex. G20 का जो कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेब्ट ट्रीटमेंट जो गरीब देशों की हेल्प के लिए बनाया गया था ना, उसमें एक तो फ्रेमवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चाइना या प्राइवेट लैंडर जैसे जो हैं वो पूरी तरह कोऑपरेट नहीं करते और डिसीजंस लेने में ही सालों लग जाते हैं, तो बस जो गरीब देश हैं वो इस डेब्ट के ही जाल में फंसे ही रह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं other challenges, protectionism and trade. Despite commitments to free trade, a resurgence of nationalistic industrial policies and subsidies among major members threatens to create geo-economic fragmentation and undermine the global trading system. For example, MAGA in USA. अभी रिसेंटली जो रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ, अमेरिका ने मेक इन यूएसए, यूरोप ने ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म एंड सब्सिडी और ट्रेड बैरियर्स, ये चीज़ें जो हुई हैं उससे क्या होता है कि एक तो फ्री ट्रेड जो है वो कमज़ोर हो जाता है, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो इफेक्ट होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को नुकसान होता है। तो ना इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर देश ना अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म एंड ट्रेड को तो नुकसान हो ही रहा है, फ्री ट्रेड तो कमज़ोर हो ही रहा है और देश अपने फ़ायदे की सोच रहे हैं। एजेंडा ओवरलोड. द G20's agenda has expanded significantly to include a vast array of issues, air governance, health security, gender equality, etc., which can dilute focus and strain resources, further contributing to implementation difficulties. आज ना G20 जो है ना वो सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिट नहीं है इसकी। इसके एजेंडा में ना क्या क्या शामिल है, एआई गवर्नेंस, हेल्थ सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने ज़्यादा मुद्दे अब इसमें आ गए। इससे क्या हो गया, फोकस ना इसका बहुत कमज़ोर हो गया और रिसोर्स भी बट जाते हैं, ठीक है। एजेंडा ओवरलोड.
तो जब काम ज़्यादा हो जाते हैं तो असर तो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। अब इसका कंक्लूजन में क्या है। इंडियाज एबिलिटी इंडियाज एबिलिटी टू ड्राइव G20 priorities on debt relief, critical minerals, and digital public infrastructure will define its role in shaping a multipolar world order. The Johannesburg Summit therefore marks a strategic inflection point for India to translate agenda setting into sustained global leadership. जोन्स G20 समिट 2025 अब क्या दिखा रहा है, ग्लोबल साउथ की ताकत को बढ़ता हुआ तो दिखा रहा है। अब मेन चीज जो देखना है वो क्या है कि जो मतलब यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, बेसिकली अब ये चीज को देखना है। therefore marks a strategic inflection point for India to translate agenda setting into sustained global leadership। ठीक है, तो डिसीजंस तो ले लिए जाते हैं बट उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है अब ये चीज़ देखना है। ठीक है, चलिए ये आज का टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अगर आपके कोई आइडियाज़ हैं या आपको नोट्स चाहिए या कुछ भी आप कमेंट में बता सकते हो। अगर नोट्स प्रोवाइड करने होंगे मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी आपको। वैसे मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें सेम टॉपिक को डायग्राम की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है।